हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने इस क्रैश कोर्स का फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा बिकॉज उसमें मैंने वीएआरसी के बेसिक्स और आरसीज को आंसर करने के लिए जो बेसिक्स जानने इंपॉर्टेंट है वो सब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था। सो इफ यू हैवंट सीन द फर्स्ट वीडियो प्लीज गो बैक टू इट। आई होप सबकी प्रिपरेशन इज कमिंग अलोंग रियली वेल। सो नाउ इन दिस क्लास वील बी डूइंग आरसीज ओनली गोइंग अहेड। तो आज हम लोग कैट 2022 स्लॉट 1 के आरसीज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कराना चाहती हूँ विच इज आरसी सिलेक्शन। तो आरसी सिलेक्शन क्या होती है? जैसे चार आरसीज होते हैं, उनमें से लाइक आई टोल्ड यू गाइस दो डुएबल होते हैं, एक थोड़ा इजी होता है और एक डिफिकल्ट होता है जो जनरली आप पहले ही आइडेंटिफाई करके उसको साइड अगर हटा दो कि ये वाला मुझे नहीं करना, सो देन दैट इज एक्चुअली बेटर। ऑफ कोर्स इफ यू आर एक्सेप्शनल एंड यू रियली वांट टू डू फोर आरसीज देन यू कैन गो अहेड एंड ऑलवेज डू दैट। बट इवन देन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इजी वाले पहले उठाने चाहिए, राइट? बिकॉज देन उससे मोराल भी बूस्ट होता है। सो राइट नाउ आई वांट यू ऑल टू जस्ट टेक आउट योर फोन्स, टाइमर ऑन कर लो, ठीक है? मैं ये सारे आरसीज आपके सामने फ्लैश करूंगी चारों, एंड जस्ट टेक अ टाइमर साइड में। ये मैं मेरी क्लासेस में भी कराती हूँ। 30 सेकंड्स के लिए टाइमर लगाओ। 30 सेकंड्स में जितना आप स्कैन कर पाओ आरसी को, राइट, ऊपर से नीचे तक क्विकली स्कैन एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट आरसी। 30-30 सेकंड्स करके आपको 2 मिनट लगेंगे ये करने में। आफ्टर दैट अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट लिख लेना, फिर मैं बताती हूँ कि उस साल के एनालिसिस में क्या निकल के आया था, कि कौन सा वाला आरसी वाज इजी और डुएबल एंड कौन सा आरसी वाज डिफिकल्ट व्हिच शुड हैव बीन लेफ्ट आउट, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट आरसी। पॉज द वीडियो, टेक 30 seconds and scan it. आरसी नंबर 2, रिपीट द ड्रिल। 30 seconds लो, स्कैन करो इसको। आरसी नंबर 3, एंड दिस इज द फोर्थ आरसी। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक पॉज करके अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट नोट डाउन कर लिया होगा और 30 सेकंड्स में आप अच्छे से स्किम कर पाए होगे उसको, आरसीज को। तो इस साल का जो एनालिसिस था, दिस फोर्थ आरसी जो अभी स्क्रीन पर है, ये मार्क्स क्रिटिकल थ्योरी, ये सब, दिस वाज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट। ओके, द आरसी अबाउट द अनडेड was actually easier. It was on the easier side, and the first two RCs were quite doable. ओके, सो अगर कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम, हाउ आई अटेम्प्ट इज, मैं मेरे 40 मिनट्स की अगर बात करूँ आरसी के लिए, तो मैं पहले 1 मिनट में 15-15 सेकंड लेके क्विकली चारों आरसीज को स्कैन कर लेती हूँ। उससे मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा एक आरसी ऐसा है जिसको मुझे हाथ भी नहीं लगाना। मैं 3 आरसीज करना प्रेफर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आरसी। तो यू कैन पॉज द स्क्रीन, टेक सम टाइम, रीड दिस मच, ओके? स्टिल हैव अ बैड कोल्ड। um again, you can pause it, read it, take some time, और समझ के पढ़ना, ठीक है? मतलब 2-1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो टेक दैट टाइम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू आंसर एनीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस टुगेदर। आई होप आपने पॉज करके रीड कर लिया होगा। ओके। The Chinese have two different concepts of a copy. Fangzipin are imitations where the difference from the original is obvious. There are small models or copies that can be purchased in a museum shop, for example. The second copy concept for a copy is Fuzipin, let's say. I don't know the exact pronunciation. They are exact reproductions of the original, which for the Chinese are of equal value to the original. ओके, तो दो कॉन्सेप्ट्स की बात हुई है। जब भी कभी ऐसा आरसी होता है, फैंगजी पिन, फुजी पिन, कई बार ही ऐसा हो सकता है, अगर वो आपको दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि आगे जाके उन दो कॉन्सेप्ट्स की अगर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अगर हाईलाइट करे गए हैं, तो जनरली उस पर क्वेश्चन होता है। मुझे नहीं पता इस आरसी में है या नहीं, बट व्हेन यू आर रीडिंग, जब आप बहुत सारे आरसीज कर लोगे तो आपको पढ़ते पढ़ते एक आइडिया होने लगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं, राइट? तो अगर मैं शॉर्ट में देखूँ तो ये क्या बता रहा है कि फैंगजी पिन वो होता है जिसमें डिफरेंसेस ऑब्वियस होते हैं, ठीक है? और फुजी पिन वो होता है विच आर एग्जैक्ट रिप्रोडक्शंस ऑफ द ओरिजिनल। तो इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है? पहले वाले में डिफरेंस ऑब्वियस होता है, सेकंड फुजी पिन इज एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन which for the Chinese are of equal value to the original. It has absolutely no negative connotations, ठीक है? The discrepancy with regard to the understanding of what a copy is has often led to misunderstandings and arguments between China and Western museums. दो टाइप के हो गए, फैंसी पिन, फूजी पिन। एक होती है एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन, एक होती है जिसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जो एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन होती है, इसमें उन्होंने लिखा है इसमें कोई भी नेगेटिविटी एसोसिएटेड नहीं होती है इसके साथ। कॉनोटेशन का आपको एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। नो नेगेटिव कॉनोटेशन, तो देख के हम भी समझ सकते हैं कि यू नो दे ट्राइंग टू से दैट देयर इज नो नेगेटिविटी पर
से which is actually associated with it. फिर आगे देखते हैं. The Chinese, they often send, अच्छा ये भी लिखा था यहाँ पे that there are often arguments between China and Western museums इस concept को लेके कि एक कॉपी होती क्या है. तो अगर कभी आपको कुछ अगर समझने में डिफिकल्टी हो रही हो, even though my English has been good all my life, but still my mother tongue is Hindi, right? So I translated in my head in order to get a clearer understanding. The Chinese, they often send copies abroad instead of originals in the firm belief that they're not essentially different from the originals. The rejection that then comes from the Western museums is perceived by the Chinese as an insult. Okay, तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं ये क्या प्रॉब्लम होती है. चाइना में ये लोग जो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं उनको इक्विवेलेंट ही मांगते हैं ओरिजिनल्स के. बट व्हेन दे सेंड देम अब्रॉड द वेस्टर्न म्यूजियम्स दे एक्चुअली रिजेक्टेड. दे डोंट अग्री विद द चाइनीज की जो कॉपीज होती है एग्जैक्ट रिप्रोडक्शंस होती है, देर ऑफ इक्वल वैल्यू. So वो रिजेक्ट हो जाती है and then the Chinese people don't like it. The Far Eastern notion of identity is also very confusing to the Western observer. The Ice Grand Shrine in Japan is 1300 years old for the millions of Japanese people who go there on pilgrimage every year. But in reality, the temple complex is completely rebuilt from scratch every 20 years. Very interesting. तो यहाँ पर इन्होंने हमें क्या बताया कि जो जापानीज लोग हैं इनकी कोई श्राइन है जो उनके लिए तो 1300 साल पुरानी है, पर एक्चुअली वो हर 20 साल के बाद बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच उसको बनाते हैं. ओके. The Cathedral of Freiburg Minster in southwest Germany is covered in scaffolding almost all year round. The sandstone from which it is built is a very soft, porous material that does not withstand natural erosion by rain and wind. Sorry, after a while, it crumbles. As a result, the cathedral is continually being examined for damage, and eroded stones are replaced. And in the cathedral's dedicated workshop, copies of the damaged sandstone figures they are constantly being produced. Of course, attempts are made to preserve the sandstone from the Middle Ages for as long as possible, but at some point, they too are removed and replaced with new stones. ओके यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बताया कि ये कॉम्प्लेक्स जो है टेम्पल का, ये कम्प्लीटली रीबिल्ड करा जाता है फ्रॉम स्क्रैच. फिर एक इन्होंने जर्मनी में भी ये रीबिल्डिंग टाइप का वो दिया है एग्जाम्पल कि यहाँ पे कोई कैथीड्रल है सैंडस्टोन से जो बना है. सैंडस्टोन इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, तो उसमें डैमेज वगैरह होता रहता है. तो वो डैमेज वगैरह चेक करते रहते हैं और जैसे जैसे होता रहता है स्टोन्स रिप्लेस करते रहते हैं. वो कोशिश करते हैं कि पुराने स्टोन्स रहे इंटैक्ट, पर एक पॉइंट पर जब वो भी डैमेज होंगे वो भी रिप्लेस होंगे, राइट. सो अल्टीमेटली सारे रिप्लेस होने वाले हैं एक दिन. Fundamentally, this is the same operation as with the Japanese shrine, except in this case, the production of a replica takes place very slowly and over long periods of time. In the field of art as well, the idea of an unassailable original developed historically in the Western world. Back in the 17th century in the West, excavated artworks from antiquity. Again, see, like it, this excavated artworks from antiquity. कुछ नहीं है, आर्टवर्क्स निकाले हुए, एक्सकवेशन आर्टवर्क्स कहीं से निकाले हुए हैं. एंटिक्विटी पुरानी चीजों को एंटीक जो हम बोलते हैं उस वर्ड से निकल के आता है. दे वर ट्रीटेड क्वाइट डिफरेंटली फ्रॉम टुडे. They were not restored in a way that was faithful to the original. Instead, there was massive intervention in these works, changing their appearance. ओके तो ये कह रहे हैं कि जैसा बेसिकली जर्मनी में जो कैथीड्रल के साथ हो रहा है, एसेंशियली जो जापानीज श्राइन के साथ हो रहा है वो सेम चीज ही यहाँ पे रेप्लिकेट हो रही है, राइट. देन फिर ये फील्ड ऑफ आर्ट पे आ गए कि आर्ट्स में अगर हम बात करें कि एक अनटचेबल अनअसेलेबल, अगेन मुझे भी एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, पर मुझे ये समझ आ रहा है जैसे आप छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हो ओरिजिनल से, राइट. तो अनअसेलेबल का मतलब होगा कि बिना छेड़छाड़ करे कुछ ऐसे होगा कि एक अनअसेलेबल ओरिजिनल होना चाहिए. ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में आया, ठीक है, बाद में आया. बैक इन 17th सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी की अगर ये बात करें तो काफी डिफरेंट ट्रीटमेंट होता था इन सारे एक्सकेवेटेड वर्क्स का जो आज होता है उससे. They were not restored in a way that was faithful to the originals. Instead, there was a massive intervention in these works. तो इन्होंने हमको ये बताया कि अब जो कॉन्सेप्ट है कि भाई ये ओरिजिनल है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी. 17th सेंचुरी में ऐसा नहीं होता, ठीक है. बैक इन द 17th सेंचुरी एक्चुअली काफी ज्यादा चेंजेस वगैरह होते थे एंड इट वाज अप्रिशिएटेड. So there was no problem with that. It is probably this intellectual position that explains why Asians have far fewer scruples about cloning than Europeans. The Southern Korean cloning researcher Huang Woo Suk, who attracted worldwide attention with his cloning experiments in 2004, is a Buddhist. He found a great deal of support and followers among Buddhism, while Christians they called for a ban on human cloning. Okay. Huang legitimized his cloning experiments with his religious affiliation. I am Buddhist and I have no philosophical problem with cloning. And as you know, the basis of Buddhism is that life is recycled through reincarnation. In some ways, I think therapeutic cloning restarts the circle of life. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. फिर ये सारी इन्होंने जो अभी तक बात करी ओरिजिनल से छेड़छाड़ करने की ना करने की, वेस्ट में इसको कैसे देखते हैं, ईस्ट में कैसे देखते हैं,
तो ये सब मिला के ये इसको आगे ले जाते हुए क्लोनिंग पे एक्सटेंड करके बात कर रहे हैं। इसीलिए इनको लगता है कि एशियंस को क्लोनिंग से कम प्रॉब्लम है। राइट, ये साउथ कोरियन जो क्लोनिंग रिसर्चर था, इसको वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ, एंड ही वाज एक्चुअली अ बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट लोगों ने इसको काफी सपोर्ट करा, वेरास क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम थी ह्यूमन क्लोनिंग से। और ये जो रिसर्चर था इसने तो ये बोला, यार मैं तो वैसे ही बुद्धिस्ट हूँ, हमारा तो वैसे ही रीइंकार्नेशन में मानते हैं, तो मेरे हिसाब से एक तरीके से क्लोनिंग करना भी सर्कल ऑफ लाइफ को रीस्टार्ट करने जैसा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टांस, सम ऑफ दीज आरसीज कैन बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, ऑल्दो लॉट ऑफ कैट आरसीज आर वेरी बोरिंग। तो अब देखो, मैंने ढंग से पढ़ा, मैंने ध्यान से पढ़ा, तो मुझे कितनी क्लैरिटी है कि फैंगजिपिन क्या है, फुजिपिन क्या है, 17th सेंचुरी में क्या है, उसके पहले क्या था, राइट, इन दोनों एग्जाम्पल्स को लेके। So take some time if you have to, because ultimately accuracy आनी चाहिए. You have to get those +3 marks when you get a question, when you're trying to attempt a question, right? Otherwise it's a waste of time. अगर आपका -1 या 0 आ रहा है. So question 1, you can take some time, try it, and then we'll discuss the answer. Okay, let's take a look. Based on the passage, which one of the following copies would a Chinese museum be unlikely to consider as having less value than the original? अब मैं जिस चीज की बार बार बात करती हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स और ये सब दिए गए, पर हमारा क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक है, चाइनीज म्यूजियम, राइट? तो हम एक बार ही देखते हैं कि चाइनीज का क्या स्टांस था इसको लेके, एंड आई होप आपके पास अभी तक एक आंसर है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कैसे सोच रही हूँ और आप कैसे सोच रहे हो और उसमें क्या गैप है, right? So that you can identify that gap, and then next time you can think in a correct manner if you've got the wrong answer. तो चाइनीज म्यूजियम, लेट्स सी, यहाँ पे चाइना की कुछ बात हुई थी। Fangzipin are imitations where the difference from the original is obvious. These are small models or copies that can be purchased in a museum shop, for example. Second concept is Fuzipin. They are exact reproductions of the original, which for the Chinese are of equal value to the original. It has absolutely no negative connotations. ठीक है, तो यहाँ तक ये बात मुझे दिखी कि ये बता रहे हैं कि जो एग्जैक्ट कॉपी होती है वो चाइनीज की जो ओरिजिनल के बराबर होती है, और कोई भी उसके साथ नेगेटिविटी एसोसिएटेड नहीं होती। तो which of the following would be unlikely to consider as having less value than the original? तो हिंदी में इसका क्या मतलब हो कि इनमें से कौन सी, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी होगी जिसकी कम वैल्यू ओरिजिनल से होगी, ऐसा अनलाइकली होगा, मतलब कि लोग नहीं मानेंगे कि इसकी वैल्यू ओरिजिनल से कम है। सो व्हेन वी लुक एट द फर्स्ट वन, Pablo Picasso's painting of Vincent van Gogh's original painting, identical in every aspect. Number two, printed to exactly the same scale. Number three, miniaturized but otherwise faithful and accurate painting of Vincent van Gogh's original painting. Number four, bearing Picasso signature. तो यहाँ पे चाइनीज लोगों के उससे हमने क्या देखा कि एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन, तो हमें अपने कीवर्ड्स हमेशा मैच करने होते हैं। तो अगर मैं देखूं एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन से सबसे क्लोजेस्ट क्या है, पिकासो सिग्नेचर, तो अगर उस पे एक्स्ट्रा आ गया तो हम एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन नहीं है, इसको हटाओ। अदरवाइज फेथफुल एंड एक्यूरेट पर मिनिएचराइज्ड है तो एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन नहीं है, इसको हटाओ। प्रिंटेड एग्जैक्टली टू द सेम स्केल, पैब्लो पिकासोस फोटोग्राफ ऑफ, यार ये तो फोटोग्राफ हो गया, तो दिस इज एक्चुअली नॉट अ पेंटिंग, ही सेइंग कि ओरिजिनल पेंटिंग की फोटोग्राफ जो सेम सिमिलर स्केल पे है। इन्होंने क्या बोला, एक पीस ऑफ आर्ट की एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन। अब ये देखने में काफी सिमिलर हो सकता है लगे, अगर टाइमर टिक टिक कर रहा है, मेरा फोटोग्राफ वर्ड पे ध्यान नहीं गया तो मैं ये टिक मार्क कर दूंगी जल्दी में। पर जब मैं ध्यान से एक एक वर्ड देख रही हूँ, एक बारी व्हेन आई वाज रीडिंग इट आल्सो, आई वाज लाइक दिस सीम्स फाइन, बट फोटोग्राफ की बात है, एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ एन आर्ट वर्क, दिस इज अ फोटो, so this won't have the same value, so we can eliminate this. Looking at option number one, identical in every respect, right? So this exact reproduction, identical in every respect, it matches our keywords perfectly. मैंने आपको बता दिया 2, 3 और 4 ऑप्शन अगर गलत है तो क्यों ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर तीनों ऑप्शंस गलत होते हैं तो वो क्यों गलत होते हैं। ऑप्शन वन इज आवर आंसर। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। Again, you can pause the video, take some time, come to an answer, and then we'll discuss. Okay, let's take a look at this. Which one of the following statements does not correctly express the similarity between Ice Grand Shrine and the Cathedral of Freiburg Minster? तो अगर मैं ये देखूं कि इन दोनों के बारे में क्या बात हुई थी, both can be regarded as very old structures, both will one day be completely rebuilt, both are continually undergoing restoration, both were built as places of worship.
ओके, 1300 साल पुराना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कैथीड्रल ऑफ फ्रेबर्ग मिंस्टर इन साउथ वेस्ट जर्मनी। राइट, ये नेचुरल इरोजन को नहीं कर पाता, इसलिए हम इसको वो करते रहते हैं, एक दिन में पूरा रिप्लेस हो जाएगा। सो हियर ऑल्सो वी कैन सी a cathedral is a place of worship, right? then this also is a place of worship। तो ये तो है कि दोनों ही ओल्ड स्ट्रक्चर्स है, बिकॉज कंटिन्यूसली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो 1300 साल पुराना लिखा हुआ है बहुत क्लियरली। एंड हियर ऑल्सो दे टॉकिंग अबाउट अ कैथीड्रल, जिसको ये कॉन्स्टेंटली एग्जामिन करते रहते हैं, राइट? यहाँ पे मिडिल एजेस, सी एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा है कि जो स्टोन्स फ्रॉम द मिडिल एजेस। सो वी हैव क्लियर डेटा पॉइंट टू से कि ये भी एक पुराना है, क्योंकि ये फिर पुराना स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल एजेस लिखा हुआ है। एंड इवन फॉर दिस 1300 years old is clearly written। So both can be regarded as very old structures। Both will one day be completely rebuilt। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं, कि एट सम पॉइंट सारे पुराने स्टोन्स को हम बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो भी रिप्लेस हो जाएंगे, राइट? तो एक दिन यहाँ पे लिखा है क्लियरली, इसके भी सारे पत्थर रिप्लेस हो जाएंगे, और ये तो हर साल बनता ही है फ्रॉम स्क्रैच। सो बोथ विल वन डे बी completely rebuilt, yes। both were built as places of worship। सी, श्राइन और कैथीड्रल, वैसे भी प्लेस, इसका एग्जैक्ट मतलब ही वर्ड का होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, राइट? सो इसमें हमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं हम। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, सो दैट्स प्रीटी ऑब्वियस एज वेल। देन व्हेन वी लुक, और पिलग्रिमेज यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे भी। देन व्हेन वी लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, बोथ आर कंटिन्यूअली अंडरगोइंग रेस्टोरेशन। नाउ दिस ऑप्शन में लुक वेरी करेक्ट टू अस, बिकॉज दोनों में कहीं ना कहीं जो रिपेयर का काम है वो चल रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हर 20 साल के बाद एक बारी फ्रॉम स्क्रैच उसको दोबारा बना रहे हैं। 20 साल के बाद बनाया, 20 साल ऐसा रहा, फिर 20 साल बाद फिर बनाया। यहाँ क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअसली उसमें रिपेयर चलती रहती है, राइट? तो अगर इस ऑप्शन में होता बोथ आर अंडरगोइंग रेस्टोरेशन, देन दिस वुड हैव बीन करेक्ट। बट आर बोथ ऑफ देम कंटिन्यूअसली अंडरगोइंग restoration? This one, only the second one is continuously undergoing restoration, whereas this is restored after every 20 years। तो ये एक वर्ड जो है continually, ये इसकी वजह से ये पूरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। तो ये सिमिलैरिटी नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। अगर ये कंटिन्यूअली नहीं होता तो ये सही होता है। होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया, कि ये हर 20 साल के बाद एक बार ही हो रहा है, और सिर्फ यही है दूसरे वाला जिसमें कंटिन्यूअसली वो पत्थर रिप्लेस कर रहे हैं। तो वी कांट से कि पहले वाला भी कंटिन्यूअसली रिस्टोर करा जा रहा है, वो 20 साल के बाद होता है, एक डिफाइंड गैप पे होता है। सो ड्यू टू दिस वन वर्ड दिस इज एलिमिनेटेड। सो 4 विल बी आवर आंसर, कि ये करेक्टली सिमिलैरिटी नहीं दर्शा रहा है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। नाउ दिस इज ऑल्सो अ गुड वन। You can take some time, try the question। I have a very bad cold, I'm having a lot of problems speaking, guys। I hope मेरी आवाज क्लियर आ रही है। And it's again raining somehow, whenever I record it's raining। It's actually, I live in Kasauli, यहाँ बारिश ही चल रही है 2 एक महीने से, which is a good thing। पहले it was a very very hot summer this time। Okay, let's look at the questions। Which one of the following scenarios is unlikely? Unlikely। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, अनलाइकली, अनलाइकली, डज नॉट एक्सप्रेस द सिमिलैरिटी। तो ये वर्ड, तभी मैं कहती हूँ कि मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था क्वेश्चन का एक एक वर्ड और ऑप्शन का एक एक वर्ड जरूरी है। आई होप अब समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों है। और ये CAT 22 के ये जो आरसीज है तीनों चारों, दीज आर वेरी वेरी हाई क्वालिटी आरसीज एंड द क्वेश्चंस आर क्राफ्टेड वेरी वेल। अगर तुमने, मैं आज 3 कराऊंगी, अगर तुमने तीनों समझ लिए ना अच्छे से, सो देन लाइक यू विल हैव नो प्रॉब्लम गोइंग अहेड। आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज, ओके बाय, my father was leaving। Which one of the following scenarios is unlikely to follow from the arguments in the passage? A 17th century British painter would have no problem adding personal touches when restoring an ancient Roman painting। A 20th century Japanese Buddhist monk would value a reconstructed shrine as the original। ये हम यहाँ से उठा सकते हैं, बहुत क्लियरली लिखा है। The Ise Grand Shrine in Japan is 1300 years old for millions of people, for millions of Japanese people who go there on a pilgrimage every year। But in reality ये हर 20 साल के बाद बनता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जापानीज लोग होते हैं इनके लिए 1300 साल पुराना ही है। अच्छा सॉरी, हियर तो उनके लिए 1300 साल पुराना ही है, ऑल्दो ये बहुत टाइम के बाद बन सकता है। तो बी इज लाइकली टू फॉलो, राइट? वी कैन से that he would value a reconstructed shrine as the original। Yes, he would। A 17th century French artist who adhered to a Christian worldview would need to be completely true to the original intent of a painting while restoring it। We'll take a look at this। ये लास्ट वाला,
A 21st century Christian scientist is likely to oppose cloning, likely to oppose cloning because of his philosophical orientation. अब अगर मैं likely की जगह definitely बोल देती तो इसमें दिक्कत होती, क्योंकि मैं उसको एक एक्सट्रीम तक लेके जा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा जनरलाइज कर रही हूँ। पर likely लिखा है, सो likely इज परफेक्ट कि यार यहाँ पे इन्होंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में क्लोनिंग से दिक्कत लोगों ने जताई थी, राइट? Christians they called for a ban on human cloning. So, based on this data point, I can say that it is quite likely that a 21st century Christian scientist would oppose cloning. देन अगर मैं देखूँ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 के बीच में कुछ 17th सेंचुरी ब्रिटिश फ्रेंच आर्टिस्ट क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू टाइप की ऐसी कुछ बातें हो रही है। 17th सेंचुरी और ये ब्रिटिशर्स और ईस्ट और एक सॉरी वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू। तो देखिए जरा 17वीं सेंचुरी के बारे में मेरे पास क्या डेटा है। In the field of art as well, the idea of an unassailable original developed historically in the Western world back in the 17th century in the West, back in the 17th century. Excavated artworks from antiquity, they were treated quite differently from today. They were not restored in a way that was faithful to the original. Instead, there was massive intervention in these works. क्या समझ आया? 17वीं सेंचुरी में जब ये लोग करते थे रिस्टोर, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वैसे ही रिस्टोर कर दिया, मैसिव इंटरवेंशन, मैसिव चेंजेस होती थी, राइट? काम में जब ये इसको रिस्टोर करते थे। सो नाउ व्हेन आई लुक एट द ऑप्शन 17th century, let's look at the third one. A 17th century French artist who adhered to a Christian worldview would need to be completely true to the original intent of a painting while restoring it. No, हमें ये पता चला है कि 17th सेंचुरी में जैसे इन्होंने लिखा था, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ दे आर टुडे, राइट? बेस्ड ऑन व्हाट आई रेड, यू कैन गो बैक एंड सी अगेन इफ यू हैव सम कंफ्यूजन, कि तब चीजें बहुत डिफरेंट थी, तब मैसिव इंटरवेंशन होती थी। तो would he need to be completely true to the original intent of a painting while restoring it in 17th century? No. In the present day maybe, but since यहाँ पे 17th century लिखा है, तो ये तो he would not actually need to be, completely true to the original intent while restoring it. When we look at the first one, a 17th century British painter would have no problem adding personal touches when restoring an ancient Roman painting. Yes, he would not have any problems. तो क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा अनलाइकली टू फॉलो है? तो ऑप्शन नंबर 4 तो ये था कि हाँ यार ये तो हमारे पास डेटा पॉइंट है कि ऐसा तो होगा। ऑप्शन नंबर 2 के लिए भी हमारे पास डेटा पॉइंट था कि ये तो फॉलो करता है पैसेज से। ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी डेटा पॉइंट था कि ये फॉलो करता है पैसेज से। ऑप्शन नंबर 3 जो है, राइट, इसके लिए हमारे पास डेटा पॉइंट नहीं था। सो इसका आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। यस, परफेक्ट। आई होप लोगों को समझ में आया, तुम लोगों को। And these are quite confusing, I understand initially, because मैं भी अभी like when I was saying for a second I got confused, then I looked हाँ unlikely है, मैं सही बोल रही हूँ, so it's okay if you feel a little bit confused at times. अच्छा, ये जो unlikely likely टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनमें ज्यादा likely likely में मत घुसो। What I do is ऑप्शन 1 2 3 4 मैं ऐसे ही देखूंगी। ऑप्शन 1 एज इट इज सपोर्ट कर रहा है, पैसेज को सपोर्ट कर रहा है। ऑप्शन 2, अगर मतलब मैं एग्जांपल दूं, सॉरी चलो ऐसे इसी को अगर हम देखें, ऑप्शन 4 एज इट इज पैसेज को सपोर्ट कर रहा है, राइट? ऑप्शन नंबर 1 पैसेज को एज एज इट इज सपोर्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 एज इट इज सपोर्ट कर रहा है। ऑप्शन 3 नहीं कर रहा एज इट इज सपोर्ट, तो ये मेरा ऑड वन आउट है, तो ये मेरा आंसर होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली गो अबाउट इट। लाइकली अनलाइकली में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। Okay, now let's look at the last question from this RC. The value that the modern West assigns to an unassailable original has resulted in all of the following except. So you can take a little bit of time and come to an answer and then we'll discuss. Okay. The value that the modern West assigns to an unassailable original has resulted in all of the following except। बहुत बड़ा बड़ा except यहाँ पे लिखा है, ये कैट बहुत डोमिनेट हो रहा है except और डबल नेगेटिव से, सो एग्जाम में मिस मत करना। Now let's look at number 1. It discourages them from making interventions in ancient art. Definitely. इनकी इतनी ज्यादा जो ऑब्सेशन है, राइट, या अनअसेलेबल ओरिजिनल से लेके, तो इसके लिए हमारे पास बहुत डेटा पॉइंट है कि ये जो है नहीं करना चाहते इंटरवेंशन। स्टार्टिंग में लिखा था ना कि चाइनीज लोग जो है वो तो मानते हैं कि जो कॉपी होती है विच इज एज गुड एज द ओरिजिनल, राइट, बट ये लोग मतलब बिल्कुल भी दे नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो 1 definitely follows. Let's look at 3. It discourages them from simultaneous displays of multiple copies of a painting. क्लियरली लिखा था, वेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था, यू कैन गो बैक एंड सी अगेन और आई कैन जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू।
कि चाइनीज लोग जब अपनी कॉपी भेजते हैं अब्रॉड, राइट, द चाइनीज ऑफन सेंड कॉपीज अब्रॉड इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल्स इन द फर्म बिलीव दैट दे आर नॉट essentially different from the originals. The rejection that then comes from the Western museums is perceived by the Chinese as insult. कि वेस्टर्न लोग इन ये जो कॉपीज भेजते हैं उनको नहीं डिस्प्ले करना पसंद करते. It allows regular employment for certain craftsmen. Yes, definitely. यहाँ पे इन्होंने ये सारी जो बात करी, right? The value that the modern West assigns to an unassailable original. तो यहाँ पे जैसे बात हुई, जर्मनी में ये कंटिन्यूअसली रेस्टोरेशन चलती रहती है कि वो जैसा था वैसे ही रहे, उसके लिए वो पत्थर रिप्लेस करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो यस, वी कैन से कि एक कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जो है जनरेट हो रहा है यहाँ पे, मोस्ट डेफिनेटली. Then when I look at number two, it discourages them from carrying out human cloning, right? तो यार डिस्करेज बोलना यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बोला है हमें, मतलब कोई ऐसा डेटा दिया कि वेस्ट में इन्होंने ये बताया कि लोगों को इससे थोड़ी दिक्कत है, राइट, कि क्रिश्चियंस एक टाइम पे 2004 की इन्होंने बात करी है, व्हेन क्रिश्चियंस एक्चुअली कॉल्ड फॉर अ बैन ऑन ह्यूमन क्लोनिंग. तो सिर्फ यही इन्होंने यहाँ पे लिखा है, राइट. और इनका बुद्धिस्ट को इतनी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम जो है वो नहीं थी. बट डिस्करेज करने का क्या मतलब कि आगे ये क्लोनिंग कर ही नहीं रहे हैं, या ऐसा कोई डेटा नहीं है कि इस कारण से. लेकिन क्या ये हमें दिखाया है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इनके मन में, दे आर नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ क्लोनिंग. बट दे हैवंट टोल्ड अस कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्लोनिंग होती ही नहीं है इस कारण से, राइट. दैट इज व्हेन यू से कि डिस्करेज कर रहे हैं, वो काम कर ही नहीं रहे हैं. तो इसके लिए हमारे पास कोई डेटा पॉइंट नहीं है कि इनके मन में जो दिक्कत है इससे ग्राउंड रियलिटी में आर दे एक्चुअली नॉट कैरिंग आउट क्लोनिंग, और हैज क्लोनिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. वी हैव नो डेटा for that. For all the other points we have data. So option number 3 will actually, we can't say, sorry, option number 2 है, right, ये क्लोनिंग वाला. हाँ, so option number 2 के लिए हमारे पास कोई वो नहीं है डेटा पॉइंट. हम नहीं बोल सकते कि इन्होंने क्लोनिंग करनी बंद कर दिया या कम कर दिया, ये बहुत डिस्करेज्ड है. हमें बस ये पता है कि ना मन में थोड़े डाउट्स है क्लोनिंग को लेके. 2004 में क्रिश्चियन वर्ल्ड में कुछ लोगों ने बोला था कि बैन कर देना चाहिए, बट बैन हुई नहीं हुई, क्या हुआ, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाकी के लिए हमारे पास क्लियर डेटा है. सो दैट्स हाउ यू गो अबाउट दिस. अच्छा, ये आरसी, आई रियली इंजॉय टीचिंग चीटर, सॉरी, आई रियली इंजॉय टीचिंग दिस आरसी. एंड आई ऑल्सो रियली इंजॉय द क्वेश्चंस, बिकॉज इसके क्वेश्चंस में ट्रैप्स बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छा आरसी ओवरऑल. सो पॉज द स्क्रीन, टेक सम टाइम, रीड इट एंड देन वील डिस्कस. मुझे किसी ने बोला भी था एक्चुअली, मैंने लिंक्डइन पे पूछा था विच टॉपिक शुड आई कवर नेक्स्ट. सो समवन हैड सेड कि मुझे फिलोसफी और हिस्ट्री इन टाइप के आरसीज में बहुत दिक्कत आती है. सो दिस इज एक्चुअली अबाउट फिलोसफी ओनली, स्टोइसिज्म. तो पॉज करो, रीड करो, सेकंड पार्ट भी मैं खोल देती हूँ. Acha guys, if you like my work or if you have any feedback, please let me know in the comments. I'm a very new creator here. I really thought कि मैं जैसे एक स्टूडेंट की तरह सोचती हूँ, और जब मुझे कोई टीचर अगर पढ़ा रहे थे, जब मेरा एक्सपीरियंस था, तो वो बहुत डिस्कनेक्टेड थे इस चीज से कि मैं कैसे सोच रही हूँ, राइट. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस चैनल एंड टू स्टार्ट टीचिंग. फर्स्टली बिकॉज व्हेन आई टॉट आई रियली एंजॉयड इट एंड आई फेल्ट लाइक आई कुड मेक अ डिफरेंस फॉर माई स्टूडेंट्स. द सेकंड थिंग इज आई एम एन एस्पिरेंट माई सेल्फ. तो मैं खुद सेक्शनल्स में जाती हूँ, मैं खुद गलतियां करती हूँ, तो मैं समझ पाती हूँ एग्जैक्टली कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है. सो इफ यू लाइक माई वर्क, प्लीज लीव अ लाइक, और लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एनीथिंग. इफ यू हैव एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आई एम वेरी ओपन टू दैट. Follow me on LinkedIn. Let's, be a part of my community. I would love to have you guys there and help you in whichever way I can. Okay. अब रीड करते हैं, चलो इसको. आई होप आपने पॉज करके रीड कर लिया होगा. Stoicism was founded in 300 BC by the Greek philosopher Zeno and survived into the Roman era until about AD 300. According to the Stoics, emotions consist of two movements. First movement is the immediate feeling and other reactions. Example, physiological response that occurs when a stimulus or event occurs. For instance, consider what could have happened if an army general accused Marcus Aurelius of treason. का मतलब पता है? treason का मतलब होता है sort of धोखा देना, अपने देश से गद्दारी करना, जिसको हम गद्दार बोलते हैं, right? So that is actually treason. तो इन्होंने अभी तक क्या बताया कि स्टोइसिज्म में इमोशंस को हम ऐसे देखते हैं दो मूवमेंट की तरह. पहला होता है जो हमारा इमीडिएट रिएक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल, जिसको हम बोलते हैं कि उसकी बात सुनते ही जैसे मैंने मेरी बात बोली उसकी शक्ल उतर गई. तो फर्स्ट मूवमेंट, राइट, जो इमीडिएटली होता है, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता. ये इन्होंने आगे बताया खुद, लेट्स सी.
that occurs when a stimulus or event occurs. For example, consider what could have happened if an army general accused Marcus Aurelius of treason in front of other officers. The first movement for Marcus may have been internal surprise and anger in response to the insult, accompanied perhaps by some involuntary physiological and expressive responses such as face flushing and a movement of the eyebrows. The second movement is what one does next about the emotion. Second movement behavior occurs after thinking and is under one's control. Okay. Examples of second movements for Marcus may have included a plot to seek revenge, action signifying deference and appeasement. Again, deference और appeasement बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इनका एग्जैक्ट मतलब जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट में समझ आ रहा है. अपीज करना हम बोलते हैं किसी को एक तरीके से प्लीज करना, राइट. और जिसको हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स बोलते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स बोलते हैं, कि जैसे हम कॉमनली, मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं कि माइनॉरिटीज को अपीज करना, राइट, कि उनको ये दे देते हैं वो दे देते हैं, ऐसे अगर पॉलिटिशियंस बोलते हैं. सो दैट इज व्हाट अपीजमेंट मीन्स. Or perhaps proceeding as he would have proceeded whether or not the event occurred, continuing to lead the Romans in the way that Marcus Aurelius believed best benefited them. In the Stoic view, choosing a reason, unemotional response as the second movement is the only appropriate response. ओके तो देखते हैं यहाँ तक इन्होंने हमें क्या बताया कि स्टोइक लोगों के लिए इमोशन में दो टाइप के मूवमेंट होते थे. पहला होता है इमीडिएट फीलिंग और रिएक्शन. ठीक है, जैसे इन्होंने मार्कस ऑरेलियस के केस में डिस्कस करा कि क्या हो सकता था, उसका फर्स्ट मूवमेंट हो सकता था कि इस इंसल्ट के बाद उसको या तो गुस्सा आ जाए, वेयर वाज इट रिटन, हाँ मे हैव बीन, हो सकता है वो सरप्राइज हो जाता है, हो सकता है उसको गुस्सा आ जाता, हो सकता है उसके कुछ फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, राइट, जैसे कि उसका फेस फ्लैश होना या आईब्रोज की मूवमेंट, ये सब फर्स्ट मूवमेंट में इन्होंने बात करी. सेकेंड मूवमेंट इज व्हाट वन डज नेक्स्ट अबाउट द इमोशन. सेकेंड मूवमेंट बिहेवियर सोचने के बाद होता है, इंसान के कंट्रोल में होता है. जो पहला होता है वो बस रिएक्शन होता है, और जो दूसरा होता है वो सोचने के बाद होता है, हमारे कंट्रोल में होता है. मार्कस जैसे क्या कर सकता था, पहले उसके साथ ये स्टिमुलस हुआ, उसके बाद उसका ये रिस्पॉन्स था फर्स्ट मूवमेंट में. फॉर द सेकंड मूवमेंट वो सोच के रिवेंज का प्लॉट बना सकता था, वो कुछ भी, वो जो इन्होंने बोला अपीजमेंट, राइट, डिफरेंस, ये सब दिखा सकता था. या फिर हो सकता है वो अपनी लाइफ के साथ वो चूज करता है सोचने के बाद, आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू विद माई लाइफ एज यूजुअल लाइक इट वाज. फिर स्टोइक्स क्या बोलते हैं कि बेस्ट चीज क्या है. इन द स्टोइक व्यू, चूजिंग अ रीजन अनइमोशनल रिस्पॉन्स इज द सेकंड मूवमेंट, इज द ओनली अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. रीजन और अनइमोशनल रिस्पॉन्स ही इकलौता अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है स्टोइक लोगों के हिसाब से. The Stoics believe that to live the good life and be a good person, we need to free ourselves of nearly all desires, such as too much desire for money, power, or sexual gratification. Prior to second movements, we can consider what is important in life. ओके तो स्टोइक से मानते हैं अच्छा इंसान बनने के लिए हम अपने सारे डिजायर से, नियरली सारे डिजायर से हमें एक तरीके से मुक्ति पा लेनी चाहिए, राइट. पैसा, मनी, ग्रीड, जो भी कुछ है. प्रायर टू सेकेंड मूवमेंट्स, हमें एक बार हमारा जो सेकेंड मूवमेंट होता है, जो सोचने के बाद हमारा रिएक्शन होता है, जो हम चूज कर सकते हैं, हमें एक बार सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. मनी, पावर एंड एक्सेसिव सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट. Character, rationality, and kindness are more important, are important. The Epicureans, first associated with the Greek philosopher Epicurus, they held a similar view, believing that people should enjoy simple pleasures such as good conversation, friendship, food, and wine, but they should not be indulgent in these pursuits and not follow passion for those things that hold no real value, like power and money. As Oatley states, the Epicureans articulated a view, enjoyment of relationship with friends, of things that are rather real rather than illusory. Okay. आगे अभी देखते हैं. तो यहाँ तक इन्होंने क्या बताया कि स्टोइक लोग मानते थे कि अच्छा जीवन जीने के लिए हमें खुद को, जितनी भी हमारी डिजायर्स है, ये काफी हिंदुइज्म में भी इस सब के बारे में एक्चुअली काफी बात होती है, जो हमारी डिजायर है, मनी, पावर, ग्रीड, इस सब के लिए उसे साइड कर देना चाहिए. सेकंड मूवमेंट के पहले हमें एक बार सोचना चाहिए हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड देन वी शुड प्लेस एम्फोसिस ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग्स. और इन्होंने ऊपर क्या बोला था कि स्टोइसिज्म में एक अनइमोशनल रीजन रिस्पॉन्स ही इकलौता अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है. फिर ये एपिक्यूरियंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. कोई ग्रीक फिलोसोफर था एपिक्यूरियस, उससे ये एपिक्यूरियंस का व्यू आया है. ये भी सिमिलर व्यू मानते थे कि हमें सिंपल प्लेजर्स इंजॉय करने चाहिए, पर हमें इनमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए. इंडल्ज मतलब बहुत ज्यादा, राइट. जैसे हम बोलते हैं चॉकलेट्स वगैरह कभी कभी खा लो. इंडल्ज इज लाइक जब तुम मतलब बहुत ज्यादा ही उसमें इन्वॉल्व हो. enjoy it but don't indulge in it, and not follow passion for those things that hold no real value like power and money. Focus on what is important. As Oatley states, Epicureans ने एक ऐसा व्यू दिखाया, enjoyment of relationship with friends,
enjoyment of relationship with friends of things that are real rather than illusory का हिंदी में मतलब होता है मायावी. illusory comes from the word illusion, right? कि उन चीजों पे फोकस करो जो रियल होती है rather than जिन माया जो हम बोलते हैं. simple rather than artificially inflated. Hmm. Possible rather than vanishingly unlikely. That is certainly relevant today. In sum, these ancient Greek and Roman philosophers, they saw emotions, especially strong ones, as potentially dangerous. They viewed emotions as experiences that need to be reined in. रेन क्या होता है? वो घोड़े की वो ऐसे जो हम करते हैं ना, उससे रेन्स बोलते हैं उनको, वो जो रस्सी होती है जिससे कंट्रोल करना, अपना रेन इन करो, मतलब एक कंट्रोल में रखो. तो ये क्या मानते थे कि इमोशंस जो होते हैं, ये स्पेशली जो डेंजरस वाले थे, इन्हें लगता था इनको कंट्रोल करना चाहिए, रेन इन करना चाहिए. As Oatley pointed out, the Stoic idea bears some similarity to Buddhism. Buddha, living in India in the 6th century BC, argued for cultivating a certain attitude that decreases the probability of, in Stoic terms, destructive second movements. तो बुद्धा ने 6th सेंचुरी में क्या बोला कि एक ऐसा एटीट्यूड हमको बनाना चाहिए जिससे डिस्ट्रक्टिव सेकंड मूवमेंट्स. किसी ने हमारी बेइज्जती करी, सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड करा मैं वापस इसकी बेइज्जती कर दूं या मैं इसको हर्ट कर दूं, राइट? ये होता है डिस्ट्रक्टिव सेकंड मूवमेंट्स. कि हमें ऐसा एक एटीट्यूड कल्टिवेट करना चाहिए जिससे हम ये डिस्ट्रक्टिव सेकंड मूवमेंट्स ना हो. थ्रू मेडिटेशन इन द राइट एटीट्यूड वन अलाउज इमोशंस टू हैपन टू वन सेल्फ. It is impossible to prevent this, but one is advised to observe the emotions without necessarily acting on them. One achieves some distance and decides what has value and what does not have value. So this is why I really love this paragraph. It's very interesting. अगर तुमको philosophy और इस सब में कुछ interest है, इवन हिंदुइज्म और बहुत सारी जो हम बोलते हैं डिटैचमेंट फॉलो करने को, डिटैचमेंट ऑब्जर्व करना चीजों के साथ, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये सारी जो चीजें होती है, राइट? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मेडिटेशन से और राइट एटीट्यूड से हम क्या कर सकते हैं? वी अलाउ इमोशंस टू हैपन टू वन, वन अलाउज इमोशंस टू हैपन टू वन सेल्फ. बट वन इज एडवाइज्ड कि आप इमोशंस को थोड़ी दूर से देखो विदाउट नेसेसरीली एक्टिंग ऑन देम. कुछ अपना डिस्टेंस रखो, राइट? जो आपको इमोशन फील हो रहे हैं और जो आप सोच रहे हो उसमें आप एक बार ही सोचो कि अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैं उसको रिएक्शन दूं, इसकी कोई वैल्यू है? लाइक उसके कुछ बोलने से मेरी लाइफ में कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है. तो आप सोचो व्हाट हैज वैल्यू एंड व्हाट डज नॉट एक्चुअली हैव वैल्यू. Additionally, the Stoic idea of developing virtue in oneself, of becoming a good person, which the Stoics believe we could do because we have a touch of the divine, laid the foundation for three monotheistic religions. क्या होते हैं? Hinduism is a polytheistic faith, कि इतने सारे भगवान होते हैं या भगवान की इतनी सारी इंटरप्रिटेशंस होती है जिनमें हम मानते हैं. Judaism, Christianity, Islam, इनमें they just believe in one God, one interpretation only. So that is a monotheistic faith. As with Stoicism, tenets of these religion include controlling our emotions, lest we engage in sinful behavior. ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि स्टोइक लोग ये मानते थे कि एक टच ऑफ डिवाइन हम में है. ठीक है, तो फिर ये जो सिमिलर स्टोइक व्यूज थे, इन्होंने एक 3 रिलीजन्स की फाउंडेशन भी रखी और बुद्धिज्म के साथ भी इसकी कुछ सिमिलैरिटी इन्होंने हमको बताई. तो मुझे ना ये आरसी, स्पेशली जब मैं ये वाला पार्ट पढ़ रही थी, फनी स्टोरी. सो एक्चुअली अ लॉट ऑफ माय द पीपल इन माय फैमिली दे से बीटेक कर लेनी चाहिए थी, इंजीनियरिंग करनी चाहिए. आई गेट वेरी राइल्ड अप व्हेन आई हियर देम से दिस. आई एम लाइक कैसे कैसे बोल रहे हैं. एंड व्हेन आई टॉक टू माय मॉम शी जस्ट सेज तो बोल रहे हैं, बोलने दो, तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है. तो शी सेड दैट दैट मेच्योरिटी कम्स विद एज. बिकॉज जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इमीडिएटली सुनते ही जैसे मुझे गुस्सा आता है, मुझे उसके बाद तक आता रहता है. अगर मैं एक्चुअली बैठ के सोचूं, राइट, कि इज दिस इम्पोर्टेंट, उनके बोलने से मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है. माई मदर हैज रीच दैट स्टेज ऑफ जेन इन हर लाइफ वेयर शी एक्चुअली सिट्स डाउन एंड शी लाइक मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, बोलने दो बोलने दो. सो दैट इज व्हाट स्टोइसिज्म इज आल्सो सेइंग कि कोई आपको कुछ बोल रहा है, आपका एक इमीडिएट रिएक्शन हो सकता है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है. मे बी आपका मुंह उतर गया या आपको गुस्से एकदम से गुस्सा आया, पर सोचने के बाद आप चूज करते हो कि आप आगे उस पर कैसे रिएक्ट करोगे. इससे रिलेटेड फर्स्ट और सेकंड मूवमेंट का जो उन्होंने हमें डिफरेंस बताया था, ये सारी बातें करी थी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. इसके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है. सो टेक सम टाइम, डोंट रश, रश थ्रू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई करो एंड देन वील डिस्कस. ओके, आई होप यू हैव एन आंसर बाय नाउ, बिकॉज अगर आप पहले आंसर का नहीं सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा मेरा कुछ भी बढ़ाने का. On the basis of the passage, which one of the following statements can be regarded as true? The Epicureans believed in controlling all emotions. There were no Stoics in India at the time of Roman civilization. The Stoic influences can be seen in multiple religions. Stoics valorize the pursuit of money, power, sexual gratifications. तो ये क्या कह रहे हैं? पैसेज के बेसिस पे इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम ट्रू मान सकते हैं?
देखो, थ्री तो सीधा सीधा स्टोइक इन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन इन मल्टीपल रिलीजन, यहाँ बता दिया बुद्धिज्म से भी सिमिलैरिटी थी, यहाँ बता दिया कि जो स्टोइक बिलीफ था हम में एक टच ऑफ डिवाइन है, इसने तीन रिलीजन्स की फाउंडेशन नींव भी रखी आगे, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, यस। सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू। सो टू से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी रिगार्डेड एज ट्रू। ओके, तो ये तो ट्रू हो गई, आंसर तो मुझे मिल गया। पर अगर मैं वन टू और फोर में देखूं कि ये गलत क्यों है, द स्टोइक्स वैलोराइज द परसूट ऑफ मनी, पावर, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। यहाँ लिखा है दैट यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम मनी, पावर, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। यहाँ कर्सर देखो, क्लियरली लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, तो ये गलत हो गया। देयर वर नो स्टोइक्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। कोई बात हुई कि इंडिया में रोमन सिविलाइजेशन के टाइम पे थे या नहीं थे? कोई डेटा ही नहीं है। जिस चीज पे कोई डेटा नहीं होता, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नोट कर लो। ये एलियन है, राइट? हमारे पास कोई डेटा नहीं है इसको लेके, तो कोई ऐसी चीज जो अनरिलेटेड है हमारे पैसेज से, जिसके लिए हमारे पास डेटा पॉइंट नहीं है, वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकती। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास दैट द आरसी इन फ्रंट ऑफ अस इज आवर बाइबल, वी हैव टू स्टिक टू इट. So we have no data on this. This can't be a part of our answer. It's neither true nor false. What do we know? We haven't been told only. Number one, the Epicureans, they believed in controlling all emotions. Did they believe in controlling all emotions? They viewed emotions as ये यहाँ पे in some these ancient Greek and Roman philosophers, they saw emotions, especially strong ones, as potentially dangerous. They viewed emotions as experiences that needed to be reined in and controlled. तो अगर हम पूरा इसका देखें यहाँ से, Epicureans articulated a view, enjoyment of friendship, relationship with friendships, of things that are real rather than illusory, simple rather than artificially inflated, possibly rather than vanishingly unlikely. और यहाँ से इन्होंने जो बात करी है कि एपिक्यूरियंस ने दे हेल्ड सिमिलर व्यू, बिलीविंग दैट पीपल शुड एंजॉय सिंपल प्लेजर्स लाइक गुड कॉन्वर्सेशन, फ्रेंडशिप, फूड, वाइन, बट नॉट बी इंडल्जेंट। तो ये पूरा इसका एक ओवरऑल जो निकल के आ रहा है वो ये है कि इन्होंने बोला सिंपल प्लेजर्स को एंजॉय करना चाहिए, जो सिंपल इमोशंस प्लेजर्स जो होते हैं इन्हें एंजॉय करना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, स्पेशली स्ट्रॉन्ग वंस को पोटेंशियली डेंजरस मानते थे, राइट? एंड दे व्यूड इमोशंस एज एक्सपीरियंसेस दैट नीडेड टू बी कंट्रोल्ड। तो ऑल इमोशंस नहीं, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने बोला, क्योंकि क्लियरली कि इनको एंजॉय करने सिंपल प्लेजर्स, ठीक है, तो आप एंजॉय करो, बट टू अ सर्टेन डिग्री, राइट? डोंट बी टू मच इनटू इट, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर। एंड इवन हियर दे आर सेइंग कि स्पेशली स्ट्रॉन्ग वंस को ये लोग पोटेंशियली डेंजरस मानते थे, राइट? तो जो इसका ये इन्होंने जो ऑल वर्ड है, द एपिक्यूरियंस बिलीव्ड इन कंट्रोलिंग ऑल इमोशंस, दिस इज नॉट करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे दे व्यूड इमोशंस एज एक्सपीरियंस दैट नीडेड टू बी रेन इन एंड कंट्रोल। इन्होंने ओवरऑल सम अप करके लिखा है, यहाँ ऑल इमोशंस की बात नहीं हुई है। और ये कह रहे हैं जो स्पेशली स्ट्रॉन्ग वंस थे, इनको पोटेंशियली डेंजरस स्ट्रॉन्ग वंस को माना जाता था। और यहाँ इन्होंने कहा भी है, हमें सिंपल प्लेजर्स और ये सब जो है, फ्रेंडशिप, कॉन्वर्सेशन, फूड, वाइन, राइट, दीज आर ऑल्सो इमोशंस ओनली। फ्रेंडशिप इज एन इमोशन, ये हमें एंजॉय करना चाहिए। सो सिंस दिस इज रिटन हियर, राइट, फ्रेंडशिप इज एन इमोशन और ये सब क्लियर डेटा है, तो वी कांट से दैट दे सेड दैट यू हैव टू कंट्रोल ऑल इमोशंस। सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ एन एग्जैजरेशन। सो फॉर थ्री वी हैव क्लियर data point. So option number three is our answer. Now moving on to this. Which one of the following, if false, could be seen as contradicting the facts or arguments in the passage? So try this, then I'll teach you how to solve these questions. ये थोड़े डबल नेगेटिव या इफ फॉल्स इफ ट्रू टाइप के। Okay, let's look at this. Which one of the following, if false, could be seen as contradicting the facts or arguments in the passage? Now, how I like to go about these questions is मैं if true, if false, blah 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 ये सब कुछ नहीं देखती। मैं चारों स्टेटमेंट्स को एज इट इज देखूंगी, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ, ऑप्शन नंबर टू अगर मैं देखूँ, डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड कल्टिवेटिंग द राइट एटीट्यूड, इमोशंस कांट एवर बी कंट्रोल्ड। दिस इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बिकॉज यहाँ लिखा था बहुत ही क्लियरली, यहाँ कहीं लिखा था राइट एटीट्यूड और मेडिटेशन के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं इमोशंस को, ठीक है? तो ये बहुत क्लियरली लिखा था, सो ये एज इट इज ट्रू है। अगर मैं ये देखूं, फोर्थ वन, द ग्रीक फिलोसोफर जीनो सर्वाइव्ड इनटू द, सॉरी के नॉट एवर बी कंट्रोल, ये एज इट इज फॉल्स हो गया, जस्ट गॉट अ लिटिल कंफ्यूज फॉर अ सेकंड। के नॉट बी कंट्रोल, एवर बी कंट्रोल डिस्पाइट दिस, ये एज इट इज फॉल्स है। अगर मैं फोर्थ, क्यों मैंने दिखा दिया, यहाँ पे लिखा था कि हम कर सकते हैं कंट्रोल, यहाँ लिखा है कांट बी कंट्रोल। फोर्थ वन, द ग्रीक फिलोसोफर जीनो सर्वाइव्ड इनटू द रोमन एरा अंटिल अबाउट AD 300. Stoicism was founded in 300 BC by Greek philosopher Zeno and survived into the Roman era until about 300 AD. तो ये actually Stoicism has survived until 300 AD, right? जो भी इन्होंने डेट दी है।
The Greek philosopher has the Greek philosopher survived till AD 300? We haven't been told, right? So we can't comment on this. This is false per se, because ये नहीं लिखा कि यहाँ पे जीनो ने सरवाइव करा 300 AD तक, ये लिखा है कि स्टोइसिज्म ने सरवाइव करा था। तो ये एज इट इज हमारे पैसेज को सपोर्ट नहीं कर रही है, ये एज इट इज फॉल्स है, राइट? बिकॉज इन्होंने कहा स्टोइसिज्म सर्वाइव टिल 300 AD, नॉट जीनो। देन दिस इज अट्रैक्टिव वर्ड प्ले, कोई जल्दी जल्दी में देख ले ग्रीक फिलोसफी जीनो, जीनो लिखा था 300 AD, लिखा लिखा सर्वाइव टिक कर दो, नहीं। ध्यान से देखो, इन्होंने वर्ड प्ले कर दिया है। सो ये एज इट इज फॉल्स हो गया, सेकंड वाला एज इट इज फॉल्स हो गया। थर्ड वन, इन स्टोइक व्यू चूजिंग अ रीजन अन इमोशनल रिस्पॉन्स एज द फर्स्ट मूवमेंट इज एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू इमोशनल सिचुएशंस। दिस इज अ वेरी 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 ट्रिकी ऑप्शन, वेरी ट्रिकी ऑप्शन, और ऐसे कैट में बहुत देखने को मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं, स्टोइक व्यू में एक रीजन अन इमोशनल रिस्पॉन्स को चूज करना एज फर्स्ट मूवमेंट इज एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे डिफरेंस सारा एक ही है, पूरा ऑप्शन सही है। इन्होंने सिर्फ सेकंड की जगह फर्स्ट मूवमेंट लिख दिया है। फर्स्ट मूवमेंट, रिमेंबर फर्स्ट मूवमेंट के बारे में लिखा था, वो आपकी बॉडी का इमीडिएट जो रिएक्शन होता है वो होता है। सेकंड मूवमेंट होता है जो आप सोच के चूज करते हो, जो यहाँ पे लिखा है रीजन अन इमोशनल अप्रोच, जो इन्होंने यहाँ से उठाया। सी, इन द स्टोइक व्यू चूजिंग अ रीजन अन इमोशनल रिस्पॉन्स एज द सेकंड मूवमेंट, बट दे हैव रिटन हियर first movement. So that's why this becomes incorrect. So 2, 3, and 4, these are false as it is. When I look at number 1, in the Epicurean view, indulging in simple pleasures is not desirable. This is also a great one, because हालांकि इन्होंने हमें एक ओवरऑल लेसन ये दी कि सिंपल प्लेजर्स में इंसान को मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए कभी कभी। बट व्हेन वी लुक हियर, इन्होंने ये बोला था कि एपिक्यूरियंस हेल्ड अ सिमिलर व्यू, बिलीविंग दैट पीपल शुड एंजॉय सिंपल प्लेजर्स लाइक गुड कॉन्वर्सेशन बट नॉट बी इंडल्जेंट। इंजॉय बट नॉट इंडल्ज, ये लिखा था। तो जब मैं ये देखूं एपिक्यूरियन व्यू में इंडल्जिंग इन सिंपल प्लेजर्स इज नॉट डिजायरेबल, ये एज इट इज ट्रू है। ठीक है, सो ये एज इट इज ट्रू है। तो मैं ऑड वन आउट मेथड करती हूँ कि 2, 3, 4 ये एज इट इज फॉल्स है, 2, 3 एज इट इज फॉल्स है, 4 एज इट इज फॉल्स है, फर्स्ट वन एज इट इज ट्रू है। तो मुझे नहीं पता इफ ट्रू फॉल्स इफ कॉन्ट्राडिक्टिंग क्या डबल नेगेटिव है क्या है। जो मेरे पास ये वन मेरा ऑड वन आउट है, तो वन आंसर होगा। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो, एज इट इज स्टेटमेंट को देखो और देन डिसाइड करो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट? आपको जनरली 3 ट्रू 1 फॉल्स मिल जाएंगे, या 3 फॉल्स 1 ट्रू 3 ट्रू 1 फॉल्स मिल जाएंगे, या 3 फॉल्स 1 ट्रू मिल जाएगा। आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग इट करेक्ट, आई एम लिटिल कंफ्यूज। बेसिकली एक ट्रू मिल जाएगा या तो, और बाकी फॉल्स, और एक फॉल्स मिल जाएगा और बाकी ट्रू मिल जाएंगे। तो द ऑड वन आउट विल बी योर आंसर। ओके, okay, now look, let's look at this question. Through meditation and the right attitude, one allows emotions to happen to oneself. It is impossible to prevent this. But one is advised to observe the emotions without necessarily acting on them. One achieves some distance and decides what has value and what does not have value in context of the passage. Which one of the following is not a possible implication? So, when I look at option number 1, meditation allows certain out of the body experiences that permit us to gain the distance necessary to control our emotions. तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी अगर दिखे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस, कहीं हुई आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस की कोई भी बात, वाइल्ड एग्जैजरेशन नॉट रिलेटेड टू द पैसेज, कहीं कोई डेटा पॉइंट नहीं है, ये तो सीधा सीधा नॉट एन इम्प्लीकेशन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ऐसे में तो ये इस टाइप के जो होते हैं कि दिख गया भाई बहुत क्लियरली यही आंसर है, क्विकली मार्क इट एंड मूव ऑन, डोंट वेस्ट मोर टाइम व्हेन द आंसर इज दिस ऑब्वियस। दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, सो आई वांट यू टू पॉज, टेक सम टाइम विद इट एंड वील डिस्कस। ओके, which one of the following statements would be an accurate inference from the example of Marcus Aurelius? Marcus Aurelius was humiliated by the accusation of treason in front of the other officers. Marcus Aurelius was one of the leaders of the Roman army. Marcus Aurelius was a Stoic whose philosophy survived into. यार ये तो देखते ही गलत लग रहा है, देखो ऐसा कहीं लिखा हुआ था नहीं मार्कस ऑरेलियस से रिलेटेड। मार्कस ऑरेलियस प्लॉटेड रिवेंज इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस, कहीं रिवेंज की भी बात हुई थी, ह्यूमिलिएशन की भी बात हो रही थी। तो इन चारों में से कोई एक ही इन्फ्रेंस है जो कि सही है। एक बार जरा अगर मैं देखूंगी मार्कस ऑरेलियस के यहाँ पे जो डेटा था इसमें क्या क्या लिखा था। For instance, consider what could have happened if an army general accused Marcus Aurelius of treason in front of other officers. The first movement for Marcus may have been internal surprise and anger in response to the insult, perhaps accompanied by some involuntary physiological
expressive responses. Second movement is what one does next about the emotion. Second movement behavior control में होता है, मार्कस ये कर सकता था, वो कर सकता था, राइट? हो सकता है रिवेंज ले लेता, डिफरेंस अपीजमेंट, या फिर हो सकता है वो ऐसे आगे बढ़ता कि ये तो सब मैटर ही नहीं करता, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वो रोमन्स को लीड करता रहता आगे, जैसे वो अभी तक करता आया था. So then when I look at this, when I look at the options, ही वॉज ह्यूमिलिएटेड, कुछ तो मुझे ह्यूमिलिएशन की भी बात दिखी, रिवेंज की भी बात दिखी कि वो प्लॉट कर सकता था रिवेंज, राइट? तो सिर्फ थ्री ऐसा है जो ब्लेटेंटली, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, हम एलिमिनेट कर सकते हैं. तो अगर मैं वापस जाऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे. ये क्या कह रहे हैं? मार्कस ओरेलियस वॉज ह्यूमिलिएटेड, मार्कस ओरेलियस प्लॉटेड रिवेंज. When you look at this here, for instance, consider what could have happened if an army general accused Marcus Aurelius. सोचो क्या हो सकता था अगर कोई अक्यूज करता मार्कस ऑरेलियस को. हो सकता है मार्कस का पहला मूवमेंट रिएक्शन ये हो सकता है सेकंड मूवमेंट मार्कस का ये हो सकता था, वो हो सकता है. सो दिस एंटायर थिंग इज एक्चुअली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बिकॉज आई स्टार्टेड इट बाय सेइंग कंसिडर व्हाट कुड हैव हैपेंड. So this is something very important. I'm really happy if you got it right now. Like अभी जब आप try कर रहे थे, वरना timer के साथ it can be a little difficult to actually catch on to this, right? So Marcus Aurelius was humiliated by the accusation of treason. No, we are actually given a hypothetical situation कि अगर ऐसा हुआ होता तो सोचो क्या होता. और ये क्या कह रहे हैं कि मार्कस ऑरेलियस को डेफिनेटली humiliate करा गया था? नहीं भाई, हमें एक वो दी गई है, hypothetical situation, cross. मार्कस ऑरेलियस नंबर 4 प्लॉटेड रिवेंज इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस, क्रॉस. हो सकता था कि उसके साथ ऐसा होता तो वो रिवेंज प्लॉट करता. ये सब बोलने में और ये बोलने में कि मार्कस ऑरेलियस ने करा रिवेंज प्लॉट, इट्स वेरी डिफरेंट. सो वी वर एक्चुअली गिवन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. 1 and 4 आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. तो ये हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं. ही वॉज ह्यूमिलिएटेड, हमें तो इमेजिन बोला है, तो हम क्या बोले, सेम चीज यहाँ पे हमें तो बोला है कि सोचो ह्यूमिलेट करा होता तो हो सकता है रिवेंज के लिए प्लॉट कर सकता था, जो भी कुछ. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन जो इन्होंने लिखा भी था. हो सकता है कि मार्कस ऑरेलियस, ऑल्दो इसमें भी हो सकता है लिखा था, बट यहाँ क्लियरली लिखा है कि मे बी he would have just continued to lead the Romans like he was leading them, right? तो ये चीज हम बोल सकते हैं. Or perhaps proceeding as he would have proceeded, whether or not the event had occurred, continuing to lead the Romans in the way that he believed best benefited them. कि इवेंट हुआ होता या नहीं होता, हुआ होता, हो सकता है मार्कस ऑरेलियस वैसे ही आगे जाते हुए लीड करता जैसे वो आज तक करता आया था. तो वी कैन डेफिनेटली से द 3 इज द ओनली, sorry, 2 is the only valid inference, right? Option number 2. Now let's look at this one. This was actually the easier one, so to say. अनडेड के बारे में है ये पैराग्राफ. क्या मेरा आज गला भी दुख रहा है बोलते बोलते. आई डोंट नो, आई गॉट अ बैड कोल्ड दैट वोंट गो अवे. मुझे शाम को पढ़ाना भी है क्लासेस में. गाइस, इफ एनी ऑफ यू हैव एनी रेमेडीज फॉर अ बैड थ्रोट एंड कोल्ड, प्लीज डू लेट मी नो. मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे महीने से जुकाम नहीं जा रहा है. ओके, तो ये देखते हैं, चलो. पॉज कर लिया, रीड कर लिया होपफुली. ये वाला पार्ट भी पूरा पैराग्राफ रीड करो. मैं रीड करने को पहले खुद क्यों बोलती हूँ, तुम खुद रीड करो, फिर जब मैं रीड कर रही हूँ तो तुम देखो कि जिस जो तुम्हें समझ में आ रहा है और जो मुझे समझ में आ रहा है, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है. ठीक है, सो दैट यू कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम इट. Okay. Stories concerning the undead have always been with us. From out of the primal darkness of mankind's earliest years come whispers of eerie creatures. Eerie का मतलब नहीं भी पता तो कोई बात नहीं. Eerie वैसे थोड़ा odd, थोड़े creepy टाइप के eerie creatures, not quite alive or alive in a way which we can understand, yet not quite dead either. This is very nicely written actually, whoever has written this. तो ये कह रहे हैं कि अनडेड लोगों को लेके स्टोरीज, कहानियां हमेशा हमारे साथ रही है. मैनकाइंड की जो सबसे पुराने, सबसे अर्लीस्ट ईयर्स थे, वहां से भी. इट्स रिटन वेरी नाइसली, आई थिंक इट्स टेकन फ्रॉम अ नॉवल और समथिंग लाइक दैट. कम विस्पर्स ऑफ इरी क्रीचर्स, जो ना ही जिंदा है ना ही मरे हुए हैं. और ये दीज मे हैव बीन एंशिएंट एंड प्रिमिटिव डेटीज who dwelt deep in the surrounding forest and in remote places.
or simply those deceased who refused to remain in their tombs and who wandered about the countryside. देन ये अपनी वो लगा रहा है दिमाग, ये कह रहा है कि हो सकता है कि ये जो अनडेड लोग थे सो टू से, ये एंशियंट और प्रिमिटिव डेटीज थे जो कि रहते थे फॉरेस्ट में, रिमोट एरियाज में, या फिर वो मरे हुए लोग थे जो अपनी टूम्स में रहना नहीं चाहते थे। ओके, तो ये कह रहे हैं दोस डिसीज्ड हु रिफ्यूज टू रिमेन इन देयर टूम्स, वो मरे हुए लोग जो अपने टूम्स में या अपने मकबरों में या अपनी ग्रेव्स में नहीं रहना चाहते थे, हु घूमते रहते थे इधर उधर, भटकते रहते थे, जिसको बोलते हैं भटकती आत्मा, हु wandered about the countryside, physically tormenting and frightening those who were still alive. Mostly they were ill-defined strange sounds in the night beyond the comforting glow of a fire, or a shape half glimpsed in the twilight along the edge of an encampment. They were vague and indistinct. Vague is something which is ill-defined, and indistinct is again something which is like similar to indefined, कि distinct नहीं थे, indistinct थे. But they were always there with the power to terrify and disturb. They had the power to touch the minds of our early ancestors and to fill them with dread. ओके, सो द सेम कि इनमें इतनी ताकत थी कि हमारे अर्ली एंसेस्टर्स के माइंड को अफेक्ट कर सकते थे और उनको खौफ से भर देते थे, जिसको बोलते हैं खौफ ज्यादा कर देते थे. सच फेयर फॉर्म द बेसिस ऑफ द अर्लीस्ट टेल्स. टेल्स कहानी के लिए यूज होता है वर्ड. ऑल्दो द सोर्स एंड एग्जैक्ट नेचर ऑफ सच टेरर स्टिल रिमेन वेरी वेग. ओके, तो ये जो डर था लोगों के मन के अंदर, इसने ही बेसिस बनाया अर्लीस्ट कहानियां जो थी, राइट, या वो इसी डर के कारण बननी शुरू हुई लोगों को लेके. और ये जो सोर्स और नेचर है एग्जैक्ट, राइट, इस डर का, ये अभी भी काफी वेग है. इट स्टिल रिमेन वेरी वेग, तब भी वेग रहा है ये. ऊपर से नीचे तक इन्होंने हमें फर्स्ट पैराग्राफ में कुल मिला के क्या बात बताई, कि ये जो अनडेड लोग होते हैं, जो ना जिंदा है पूरे तरीके से, ना मरे हुए हैं, ये हमेशा मतलब मैनकाइंड के साथ रहे हैं, राइट, फ्रॉम आवर अर्लीस्ट डेज. दीज मे हैव बिन, फिर ये बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये पुराने जमाने की डेटीज रहे हो, या फिर हो सकता है भटकती आत्मा, लाइक आई टोल्ड यू वेरी नाइसली, कि जो मरे हुए लोग अपनी ग्रेव्स में रह के खुश नहीं है, उन्हें लग रहा है थोड़ा फन फुन करते हैं, ऐसे निकल के घूमते हैं, मोस्टली देवर इल डिफाइंड स्ट्रेंज साउंड्स इन द नाइट बियॉन्ड द कंफर्टिंग ग्लो ऑफ अ फायर. कि मोस्टली ये इल डिफाइंड थे, ये बात इसने बोली, वेग थे, इंडिस्टिंक्ट थे, पर हमेशा इनमें इतनी ताकत थी कि ये हमें डरा सके, राइट, इंसानों के स्टार्टिंग के डेज से लेके. And as mankind became more sophisticated, leaving the gloom of their caves and forming themselves into recognizable communities, towns, cities, whole cultures, so that the undead traveled. Okay, so the undead traveled with them. ये कह रहे हैं जैसे जैसे हम लोग सोफिस्टिकेट होते गए, हमने अपनी केव्स, अपनी गुफाएं छोड़ी, हमने शहर बना लिए, हमने सिटीज बना ली, तो ये जो लोग थे अनडेड लोग, ये हमारे साथ साथ ट्रैवल करते गए, ये हमारी कहानियों का हिस्सा बनते गए, फोकलोर जिसे बोलते हैं, कहानियां. एनी टेलर स्विफ्ट फैंस, उसकी एल्बम भी है फोकलोर. जस्ट एज दे हैड इन फॉर्मर टाइम्स, कि जैसे ये पहले हमारी कहानियों का हिस्सा थे, पहले हमें डराते थे, हमारे साथ साथ जैसे हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, हमारे साथ आते रहे. Now they began to take on more definite shape. So he's actually showing us the passage of time and he's telling us a story. जैसे ये पहले इन्होंने बोला वेग और इंडिस्टिंक्ट, कहते हैं हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमने शहर बनाए, कस्बे बनाए, ये भी हमारे साथ ट्रैवल करे, और पहले ये इंडिस्टिंक्ट थे, अब ये डेफिनेट शेप्स लेने लगे. They became walking cadavers, the physical embodiment of former deities and things that had existed along. I think cadaver dead body को बोलते हैं, but I'm not very very sure. They became walking cadavers, the physical embodiment of former deities and things which had existed alongside man since creation. Some still remain vague and ill-defined, but as mankind strove to explain the horror which it felt towards them, such creatures they emerged more readily to the light. तो ये क्या कह रहे हैं, कोल्ड सॉरी, दे बिकेम वॉकिंग कैडावर्स, फिजिकल एम्बॉडीमेंट बन गए एक तरीके से डेटीज और इस सब के. कुछ अभी भी इल डिफाइंड और वेग रहे कुछ क्रीचर्स, पर मैनकाइंड समझाने की कोशिश करती रही फिर भी कि क्या ये हॉरर है जो उनको फील होता है इनकी तरफ, राइट. तो ऐसे क्रीचर्स और ज्यादा लाइट में आने लगे जैसे जैसे हमने समझाना चाहा. In order to confirm their abnormal status, many of the undead, they were often accorded attributes which defied the natural order of things. The power to transform themselves into other shapes, the ability to sustain themselves by drinking human blood, and the ability to influence human minds across a distance. Okay, so they're saying कि इनके abnormal status को confirm करने के लिए हम बहुत सारे इनको ऐसे attributes देने लगे जो इंसानों के नहीं होते, right? Like drinking blood, shape shifting, all of these things we started attributing to them. हाँ, and the ability to influence human minds across a distance. तो ये स्टार्टिंग में भी इन्होंने बताया कि हमारे दिमाग को खौफ से भर सकते थे, यहाँ भी इन्होंने बात कंटिन्यू करी कि अभी भी हमारे दिमाग को अफेक्ट करता है. Such powers described as supernatural only lent an added dimension
टू द टेरर दैट ह्यूमंस फेल्ट रिगार्डिंग देम। जैसे टेरर तो हमें पहले से फील होता था, पर ये जो चीजें इनसे एट्रीब्यूट कर दी गई, इनके पास ये शक्तियां, ये ताकत है, इससे एक और डायमेंशन इसमें ऐड हुआ, ये जो हॉरर हमें हमेशा से फील होता था इन लोगों के लिए। एंड इट वॉज ओनली नेचुरल टू that the undead should become connected with the practice of magic. Then he's saying कि यही natural connection बचा था कि magic के साथ इनको associate होना ही था। From very early times, shamans and witch doctors had claimed at least, I think जैसे हम लोग हमारे यहाँ तांत्रिक तूंत्रिक बोलते हैं, वैसे shamans और witch doctors होते हैं मेरे ख्याल से, had claimed at least some power and control over the spirits of departed ancestors, and this had continued down into more civilized times. Formerly, the invisible spirits and forces that thronged around men's earliest encampments had spoken through tribal shamans, but now, as entities in their own lights, they were subject to magical control and could be physically summoned by a competent sorcerer. Okay, एक बारी देखते हैं। तो ये कह रहे शामन्स विच डॉक्टर्स, राइट, ये लोग हमेशा से कुछ ना कुछ पावर तो बोलते थे और कंट्रोल की, जो हमारे एंसेस्टर्स है जो जा चुके हैं अब, कि इनका इनके पास कुछ कंट्रोल है। और ये चीज सिविलाइज टाइम्स तक कंटिन्यू हुई। पहले ये जो इनविजिबल स्पिरिट्स थी, राइट, और ये इनविजिबल स्पिरिट्स थी और ये फोर्सेस थी, जो हम लोगों ने जहाँ गुफा वुफा जहाँ हम रहते थे उसके आसपास ये लोग घूमते थे, राइट, और ये ट्राइबल शामन्स के थ्रू बात करते थे। दे हैड स्पोकन थ्रू द ट्राइबल शामन्स। बट अब ये खुद की एंटिटीज थे, ये जो अनडेड लोग थे, दे वर एंटिटीज इन देयर ओन राइट्स। दे वर सब्जेक्ट टू मैजिकल कंट्रोल, और ये फिजिकली समन हो सकते थे। कॉम्पिटेंट सॉर्सरर इज लाइक अ मैजिशियन ऑफ सॉर्ट्स, कि पहले शामन्स के थ्रू बात करते थे, अब ये इंडिपेंडेंट थे, सो टू से, अपने आप में ये पूरी एंटिटीज थे, और अगर शामन्स इन्हें बुलाए तो ये अलग से मतलब आ सकते थे, फिजिकली आ सकते थे। However, the relationship between the magician and an undead creature was often a very tenuous and uncertain one. ओके, टेन्यूज का एग्जैक्ट मतलब मुझे भी नहीं याद, आई थिंक दिक्कत से भरा हुआ होता है, बट अगेन आई एम नॉट श्योर, वी डोंट इवन नीड टू बी श्योर, इट्स फाइन, अनसर्टेन इज इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इनकी रिलेशनशिप थोड़ी अनसर्टेन थी। सम sorcerers might have even become undead entities once they died, but they might also have been susceptible to the powers of other magicians when they did. ओके, तो ये कह रहे हैं कि कुछ जो magicians थे, हो सकता है मरने के बाद खुद undead लोग बन गए हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग susceptible रहे हो उन powers की of the other magicians, right? From the Middle Ages into the Age of Enlightenment, theories of undead continued to grow and develop. Their names they became more familiar. Werewolves, vampire, ghoul, each one certain to strike fear into the hearts of ordinary humans, right? तो ये कह रहे हैं मिडिल एज से लेके एनलाइटनमेंट की एज तक थियोरीज तो बनती गई, अलग अलग आती गई, बढ़ती गई अनडेड लोगों के साथ। पर जो चीज जो कॉमन रही, राइट, इनके नाम भी ज्यादा फेमिलियर हो गए, वेयरवुल्फ, वेम्पायर, गूल, पर ये सारे नाम हमारे मन में डर पैदा कर सकते हैं आज भी। So that's what this passage is about. For any reader, I think it's very nicely written. Like I really enjoyed the style of writing जिसमें लिखा गया था. So take a look at this, think of an answer, and we'll discuss. Okay, let's take a look. Which one of the following statements best describes what the passage is about? The passage discusses the evolution of theories of the undead from primitive thinking to age of enlightenment. Passage describes failure of human beings to fully comprehend their environment. इसको बोलते हैं कुछ भी, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे सीधा, कुछ सेंस नहीं है इस बात की, बहुत वेग है, हमारे इससे रिलेटेड नहीं है। किसी फेलियर की बात हुई इसमें पूरे पैसेज में, हटाओ उसको। राइटर डिस्कसेस द ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिमिटिव थिंकिंग टू द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। श्योर, बट इज दैट द मेन फोकस ऑफ द पैसेज? व्हाट आर दे आस्किंग अस कि पैसेज को बेस्ट डिस्क्राइब क्या कर रहा है? थ्री तो बहुत वेक हो गया, इसमें कोई अनडेड लोगों की बात ही नहीं हुई, पूरा पैसेज अनडेड लोगों के बारे में, हटाओ इसको। Number four, the writer describes the ways in which the undead come to be associated with shamans and practice of magic. Sure, shamans के बारे में बात हुई है, पर shamans के बारे में बात हुई है यहाँ पे लास्ट में, इसके पहले shamans का कोई जिक्र भी नहीं था। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें पैसेज को बेस्ट डिस्क्राइब करना है, तो ये बहुत नैरो है, फोर can't be our answer. When we look at one, the passage discusses the evolution of theories of the undead from primitive thinking to the age of enlightenment. Yes. वी स्टार्टेड यहाँ से कि अंडर लोगों को लेके कहानियां चलती आ रही हैं, प्रिमिटिव एज से लेके चलती आ रही हैं। पहले ये वेग इंडिस्टिंक्ट थे, आगे जाते जाते ये डिस्टिंक्ट फॉर्म्स लेने लगे, फिर इनका मैजिक से भी कनेक्शन दिखाया गया, पहले भी था मैजिक के साथ कनेक्शन, आगे भी रहा। फिर यहाँ पे इन्होंने लिख ही दिया लास्ट में, फ्रॉम मिडिल एजेस इनटू एज ऑफ एनलाइटनमेंट थियोरीज कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप। एक चीज कॉमन रही कि हमें डरा सकते थे अभी भी। सो वन इज परफेक्ट, और कोई देयर इज नो रूम फॉर डाउट हियर, वन इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन टू। एक तो यार ये बड़ी दिक्कत है, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की, अब कहीं अमेरिकन चलती है कहीं ब्रिटिश चलती है, इसको जेड करते करते मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी मुझे लगता है।
Okay, I hope you have an answer. You'd pause the video, ignore my rant, and let's discuss this. In order to confirm their abnormal status, many of the undead were often accorded attributes which defied the natural order of things. Which one of the following best expresses the claim which is made in the statement? The undead are defied in nature's order by giving them divine attributes. According the undead, an abnormal status is to reject the natural order of things. Human beings conceptualize the undead as possessing abnormal features. The natural attributes of undead are rendered abnormal by changing their status. Interesting. Take a second with it for a socho. Let's look at the answer. The answer is option number three. Let's look at the one, two, or four में क्या problem है. Which one of the following best expresses the claim made in the statement? One क्या कह रहा है, इनके abnormal status को confirm करने के लिए कई सारे undead लोग जो थे इनको accord करे गए attributes जो कि natural order of things को defy करता है. डिवाइन एट्रीब्यूट्स, डिवाइन इज कहीं डिविनिटी की कोई बात हुई है, ये लिखा है कि ऐसे एट्रीब्यूट्स थे जो नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स को डिफाइन करे, डिवाइन की कहीं बात नहीं हुई, ठीक है, कहीं क्लियरली रिटर्न नहीं है, हटाओ इसको. देन नंबर टू, अकॉर्डिंग द अनडेड एंड abnormal status is to reject the natural order of things. ये क्या कह रहे हैं, अनडेड को abnormal status हम क्यों दे रहे हैं, नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स को रिजेक्ट करना. दिस इज वर्ड प्ले. इन्होंने क्या बोला कि हम हंड्रेड को ऐसे एट्रीब्यूट्स दे देते हैं जो कि नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स को डिफाई करते हैं, वो एट्रीब्यूट्स थे जो डिफाई करते हैं, राइट, नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स को. इन्होंने क्या बोल दिया कि इनको स्टेटस देना इज ओनली समथिंग विच इज एक्चुअली रिजेक्टिंग द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स. कंप्लीट डिस्टॉर्शन. While the statement is saying something else and this is saying something else, we can reject it right away. Human beings conceptualize the undead as possessing abnormal features. Perfect. यही तो लिखा है कि हम इनको abnormal features, they were accorded attributes which defied the natural order of things, right? abnormal status इनका confirm करने के लिए हम इनको ऐसे attributes दे देते हैं जो कि natural order of things को को जो है defy करते हैं. natural order of things यानी कि जो normal order of things है उससे उल्टा होता है. normal का उल्टा क्या होता है, abnormal होता है, right? ह्यूमन बींग्स हम लोग अनडेड को ऐसे फीचर्स अकॉर्ड करते हैं, हम इन्हें ऐसे कंसेप्चुलाइज करते हैं कि बस नॉर्मल नहीं, इनके पास अबनॉर्मल फीचर्स है, राइट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नंबर फोर, द नेचुरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द अनडेड दे आर रेंडर्ड अबनॉर्मल. यार ये कह रहा है कि अनडेड जो लोग होते हैं इनके नेचुरल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम अबनॉर्मल रेंडर कर देते हैं उनका स्टेटस बदल के. ये नहीं लिखा है कि हम उनके नेचुरल एट्रीब्यूट्स को चेंज कर रहे हैं, स्टेटस हम उनके नेचुरल एट्रीब्यूट्स का नहीं बदल रहे हैं, हम उन्हें अकॉर्ड कर रहे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं अननेचुरल एट्रीब्यूट्स, सो टू से. Again, distortion. Very, very clear answer here, three. Okay, try this. इसमें एक एक्सेप्ट है बहुत बड़ा बड़ा बड़ा, तो उसको मिस मत करना. Okay, let's take a look at this. All of the following statements, if false, could be seen as being in accordance with the passage except. Again, मैं same odd one out यहाँ पे follow करूंगी. मैं if false except है, सब में मुझे घुसना ही नहीं है. The undead remain vague and ill-defined even as mankind strove to understand the horror that they inspired. यार अगर तुम यहाँ पे, तुम्हें याद हो, यहाँ इन्होंने बोला कि ये वेग और इनडिफाइंड थे, इंडिस्टिंक्ट, वेग, यहाँ लिखा हुआ था, कहाँ गया. हाँ यार, इफ यू कैन सी द कर्सर, मोस्टली दे वर इल डिफाइंड. ठीक है, वेग वर्ड ये रहा, दे वर इन वेग एंड इनडिस्टिंक्ट, सो इट्स रिटन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. हियर देन they've said now they began to take on more definite shapes. ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि the undead, they remained vague. No, they didn't remain vague and undefined. They were first vague and undefined, and then we've been told that they started taking on more definite shapes. They started taking on more definite forms, even as mankind strove to understand. So this, as it is false. Okay. Then let's look at this. The relationship between the shamans and undead was believed to be a strong and stable one. Okay, strong maybe, but यहाँ clearly stable का उल्टा लिखा हुआ था, unstable कहीं लिखा हुआ था. Connected with from the wait, somewhere here it is written. However, here the cursor. However, the relationship between the magician and an undead creature was often a very tenuous and uncertain one. Uncertain को हम unstable, uncertain same thing. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि इनके बीच की relationship stable. Was it stable? It was not stable. So this as it is false. Okay, let's look at this. The growing sophistication of mankind meant that humans stopped believing in the undead. No, this also is false as it is.
बिकॉज वी बिन टोल्ड कि अनडेड लोग की पहले कहानियां थी, मिडिल एज में भी हम जैसे जैसे शहरों में गए उनकी कहानियां हमारे साथ आई, अब एज ऑफ एनलाइटनमेंट तक लेके इनकी कहानियां बढ़ती गई, अनडेड कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप, देयर नेम्स बिकेम मोर फेमिलियर, ईच वन वाज सर्टेन टू स्ट्राइक फियर। अभी भी ये लोग एक एक नाम इनका हमारे दिल में जो है दहशत मचा सकता है, जिसको बोलते हैं, राइट? So the growing sophistication of mankind meant that humans stopped believing in the undead. No, this is also false as it is. The transition from middle age to the age of enlightenment saw new theories of the undead. तो ये वाला जो है ये एज इट इज ट्रू है, बिकॉज इन्होंने जो बताया कि मिडिल एजेस में ये डेफिनेट शेप लेने लगे, राइट? पहले ये इल डिफाइंड होते थे, इनकी जो कहानियां थी वो ज्यादा बढ़ने लगी, अब डिफरेंट टाइप की, अब ये फिजिकल एम्बॉडीमेंट लेने लगे, पहले ये वेग थे, तो ये कहानियां चेंज होती गई। एनलाइटनमेंट में जैसे हम आए, जो एनलाइटनमेंट यहाँ लिखा है कि इनको नए नए नाम मिलने लगे। सो दिस एज इट इज ट्रू। द ट्रांजिशन सॉ न्यू थियोरीज ऑफ द अनडेड। तीन फॉल्स है, एक ट्रू है, तो द ऑड वन आउट विल बी माई आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई आंसर। यू सी हाउ सिंपल लाइफ बिकम्स व्हेन यू गो अबाउट इट लाइक दिस। सो दिस इज हाउ आई लाइक टू गो अबाउट इट। मैं सिर्फ मेरा मेथड शेयर कर सकती हूँ, आपका एग्जाम है अल्टीमेटली, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे करो। मुझे ऐसे सही लगता है तो मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे काफी सिंपल लगता है करना। ओके, लेट्स लुक एट दिस। Which one of the following observations is a valid conclusion to draw from the statement? From out of the primal darkness of mankind's earliest years came whispers of eerie creatures, not quite alive, not quite, or alive in a way which we don't understand, yet not quite dead either. You take some time, think about this. Okay, let's just take a look at this quickly. It's an easy question. Mankind's primal years were marked by creatures alive with eerie whispers but seen only in darkness. This makes no sense. कहीं लिखा है that they were seen only in darkness. ये ना similar word उठा के कुछ भी लिख दिया है. Number three, we can understand the lives of eerie creatures in mankind's earliest years through their whispers in the darkness. ये भी similar words उठा के लिख दिया, इसकी कोई sense नहीं बन रही है according to what is written ऊपर. This is completely senseless. Four, long ago, eerie creatures, they used to whisper in the primal darkness that they were not quite. It's actually funny to me at this point. This also does not make any sense. Number two, mankind's early years were marked by a belief in existence of eerie creatures that were neither quite alive nor quite dead. Perfect. और किसी की तो कोई सेंस ही नहीं बन रही है इसके हिसाब से। ऑप्शन टू इज द अनडिस्प्यूटेड आंसर हियर। सो अब ये मैं जब पर्सनली पढ़ती हूँ तो जैसे चार आरसीज थे, मैंने तुम लोगों से सिलेक्शन करा लिया, हमने तीन डुएबल वाले कर लिए। मैं फोर्थ वाला करना इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, राइट? बिकॉज सिंस मुझे एग्जाम में भी छोड़ना ही है, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? एंड सिंस दिस इज अ क्रैश कोर्स, सो आई थिंक इट्स बेस्ट टू focus on the easy to moderate level RCs, which we can actually target in the exam. So that's about it for this class. Let me know in the comments if you like the class, if you have any feedback. अगर आपको अच्छा लगा तो please like, share, subscribe, okay, so that I can reach out to more people and I feel motivated to make videos. And let me know आपको क्या problems face हो रही है आपके CAT preparation में. Come over to my LinkedIn, maybe we could have a chat. And stay safe, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मौसम अभी बहुत खराब है, अपना ध्यान रखो, बीमार बीमार मत होना, प्रैक्टिस करते रहो, ब्रेक्स लेते रहो एंड स्टे मोटिवेटेड। एंड वन मोर थिंग, एक्चुअली जब मैं स्टोइसिज्म वाले पैराग्राफ की बात करी थी, लाइक आई वाज टेलिंग यू दैट माय रिलेटिव्स हैव दिस ओपिनियन दैट आई शुड हैव डन बीटेक एंड दे कॉन्स्टेंटली कीप टेलिंग मी दैट। तो इफ यू वुड वांट टू टेल, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके रिलेटिव्स का क्या ओपिनियन रहता है आपकी लाइफ को लेके, थोड़ा like in a funny manner, if you'd want it be something fun to see. Otherwise, just take care of yourself. So, can I see you in the next class? Goodbye. Take care.